उत्तराखंड के विकास में आर्थिक और सामाजिक संगठनों की भूमिका। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्यवीर सिंह पुंडीर आज के इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं कि उत्तराखंड में जो शिक्षा, रोजगार और उद्यमशील का अभाव है और उसके कारण जो भयानक पलायन है, उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है और उसके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं। मित्रों, अक्सर हम लोग सार्वजनिक जीवन में या सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर जब भी शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता के साधनों के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारी हमेशा यही शिकायत होती है कि सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही, सरकार इस बिल्कुल उदासीन है। लेकिन इन साधनों के विकास की कोई भी कोशिश, कोई भी व्यक्तिगत या सामाजिक कोशिश ना हम लोग करते हैं और ना करने का प्रयास करते हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि किसी भी समाज में अगर शिक्षा, रोजगार, उद्यमशीलता के साधनों को विकसित करना है तो वह सामाजिक प्रयासों से ही संभव हो सकता है। शिक्षा, रोजगार, उद्यमशीलता के साधनों का विकास मुख्यतः आर्थिक और धार्मिक संगठनों का काम है और सरकार की भूमिका इसके अंदर मात्र एक फैसिलिटेटर की होती है। आर्थिक और सामाजिक संगठन सरकार को गाइड करते हैं, सरकार तक अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को पहुंचाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर काम किया जाता है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा, रोजगार, उद्यमशीलता के साधनों के विकास में सरकार से ज़्यादा भूमिका आर्थिक और सामाजिक संगठनों की होती है और होनी भी चाहिए। इस बात को मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करना चाहूँगा। मित्रों, 1760 में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो उस क्रांति की शुरुआत करने में वहाँ के आर्थिक और सामाजिक संगठनों की भूमिका थी। वहाँ की सरकार की भूमिका मात्र एक फैसिलिटेटर की थी। इसी तरीके से 1870 में जब अमेरिका के अंदर दूसरी औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ तो उस क्रांति की शुरुआत में भी वहाँ के आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक संगठन थे, ना कि वहाँ की सरकार। वहाँ की सरकार की भूमिका मात्र एक फैसिलिटेटर की थी। इसी प्रकार 1970 में जब तीसरी औद्योगिक क्रांति, जिसे हम कंप्यूटर क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इस क्रांति की शुरुआत हुई तो उसके मूल में भी वहाँ के आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों की भूमिका बहुत ज़्यादा थी और सरकार की भूमिका मात्र इस इंडस्ट्री से संबंधित नियम, कायदे, कानून बनाने की थी और ये देखना था कि सभी पक्ष उनका पालन सुचारू रूप से करें। आज हम ही सब लोग चौथी औद्योगिक क्रांति के मध्य में जी रहे हैं। आज इंटरनेट और ई कॉमर्स हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गया है। हम इंटरनेट और ई कॉमर्स के बगैर अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इंटरनेट और ई कॉमर्स को इतना महत्वपूर्ण बनाने में किसी भी देश की सरकार की भूमिका नाम मात्र की रही है। इसके अंदर बड़ी भूमिका निभाई है हर देश के आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों ने। इसी तरीके से मैं कुछ उत्तराखंड के उदाहरण देना चाहूँगा। उत्तराखंड के कुछ सामाजिक और आर्थिक संगठन हैं जिन्होंने अपने आप को एक सोसाइटी के रूप में संगठित किया, जिसके परिणाम स्वरूप वो संगठन और उनके सभी सदस्य बहुत ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। जैसे कि कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, भगवानपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, उत्तराखंड इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन है, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड इंडस्ट्रीज़ है। ये सब कुछ उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इन सभी एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने अपने आप को एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में संगठित किया, अपनी एक सोसाइटी बनाई, अपना एक संगठन बनाया और सरकार की जो योजनाएं थी उन योजनाओं का लाभ उठाया। अपने सदस्यों का भी उसको, अपने जो इनके मेंबर्स थे उन लोगों को भी इन्होंने लाभान्वित किया अपने इस प्रयास के परिणाम स्वरूप। इसी तरीके से आज उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे छोटे और बड़े एनजीओस काम कर रहे हैं, यानी आर्थिक और सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं और ये लोग लगभग हर विभाग से बहुत बड़े बड़े टेंडर ले रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये सभी एनजीओ उत्तराखंड से बाहर के लोगों के द्वारा संचालित हो रहे हैं। किसी भी आर्थिक और सामाजिक संगठन में
जो उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों की भागीदारी बहुत कम है। इसीलिए ये लोग अपना और अपने जो सदस्य इनके हैं उन लोगों को भारी तादाद में जो है फ़ायदा पहुंचाते हैं। क्योंकि उत्तराखंड के लोग इनका हिस्सा नहीं होते तो ये लोग उत्तराखंड के बारे में सोचते भी नहीं हैं, बल्कि जो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, इन टेंडर्स के अंदर जो भूमिका उत्तराखंड के लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो लाभ उत्तराखंड के लोगों को होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। ये सभी लाभ इन लोगों ने ले लिए और ये अभी जो भी टेंडर, यहाँ जो भी NGOs और आर्थिक संगठन या सामाजिक संगठन उत्तराखंड के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट को संचालित कर रहे हैं, इनमें से अधिकतर उत्तराखंड के जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े अफसर हैं, उनके रिश्तेदारों और उनके दोस्तों की भागीदारी जो है बहुत बड़ी मात्रा में। ये टेंडर और ये प्रोजेक्ट्स उन्हीं की ज़रूरतों के अनुसार उन्हीं के साथ मिली भगत करके बनाए जाते हैं और उन्हें ही दिए जाते हैं। उत्तराखंड के मूल निवासियों की भूमिका इसके अंदर बहुत नाम मात्र की होती है। मित्रों, लोकल स्तर पर या स्थानीय स्तर पर कहें, हमारे पास कुछ आर्थिक और सामाजिक संगठन हैं जिनकी सदस्यता उत्तराखंड के लोगों के पास है, लेकिन ये संगठन और इनके विज़न काफ़ी कमज़ोर है। दूसरा, इनकी जो ताकत है, इनके जो काम करने का तरीका है, वो उस स्तर का नहीं है कि ये उत्तराखंड में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की शुरुआत करने का प्रयास करें। मित्रों, हमारे पास चूंकि उत्तराखंड के मूल निवासियों की भागीदारी वाले आर्थिक और सामाजिक संगठनों का अभाव है, इसलिए हम अपने लिए और अपने लोगों के लिए किसी भी प्रकार की योजनाएं सरकार से बनवाने में असमर्थ रहते हैं। यही कारण है कि योजनाएं हमारे लिए, हमारे हितों के अनुकूल नहीं बनती, जबकि केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से बजट आता है, योजनाएं आती हैं, लेकिन हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे ब्यूरोक्रेट्स उन योजनाओं का लाभ अपने उन NGOs को देते हैं जिनके अंदर उनके मित्रों और रिश्तेदारों की भागीदारी होती है। क्योंकि हमारे पास शक्तिशाली आर्थिक संगठन नहीं है, सामाजिक संगठन नहीं है, जिसके अभाव में प्रशासनिक अधिकारी खुद ही योजनाओं को बनाते हैं, खुद ही योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, खुद ही योजनाओं का मूल्यांकन करते हैं, खुद ही योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं और खुद ही योजनाओं को सफल घोषित कर देते हैं। यह स्थिति ठीक ऐसे ही है जैसे कि भारत का इलेक्शन कमीशन ये तय करना शुरू कर दे कि कौन सी पार्टी किस जगह से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, किस पार्टी के चुनाव मुद्दे क्या होंगे, किस आधार पर किस पार्टी के किस प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाएगा, कौन लोग सरकार बनाएंगे। तो आप क्या समझते हैं, तो देश के किसी भी हिस्से में क्या चुनाव प्रक्रिया सही तरीके से संपन्न हो पाएगी? यकीनन नहीं होगी। तो यही हाल उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। योजनाओं को बनाने वाले, उनका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले, उनका असेसमेंट करने वाले, उनकी पब्लिसिटी करने वाले सिर्फ कुछ ही अधिकारी होते हैं, जिसके कारण उत्तराखंड के लोगों को जो उनका हक है वो नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो आर्थिक विकास की योजनाएं हों, सामाजिक विकास की योजनाएं हों, स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं हों, भयंकर रूप से भ्रष्टाचार का शिकार हो रही हैं। और इसी प्रवृत्ति का दुष्परिणाम ये है कि आज उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ी तादाद में पलायन है। हमारे गांव की ज़मीनें बिक रही हैं, लेकिन गांव खाली हो रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं। हमारी ताकत बड़ी तेज़ी से, हमारी सामाजिक ताकत बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही है। हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं, हमारे ITI बंद हो रहे हैं, लेकिन मदरसे खुल रहे हैं, ईसाई मिशनरीज के स्कूल खुल रहे हैं। ये कैसे संभव हो रहा है? ये इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि हमारे पास आर्थिक और सामाजिक संगठन नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास सरकार की आर्थिक नीति और योजनाओं की जानकारी नहीं है, और ना ही हम वो जानकारी इन संगठनों के हस्तक्षेप के बगैर हासिल कर सकते हैं। अकेला मैं अगर इस जानकारी को हासिल करने की कोशिश करूं तो मुझे भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलेगी।
आप भी किसी प्रकार की जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, आपको वो जानकारी नहीं मिलेगी। आने वाले वीडियोस में मैं जीवंत उदाहरणों के माध्यम से इस बात को साबित करूंगा कि उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से भ्रष्टाचार करके उत्तराखंड के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड के युवा के पास रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार है, उत्तराखंड से पलायन करने के लिए मजबूर है। क्या आपने कभी सोचा है जो अलीगढ़ का मुसलमान, जो मुरादाबाद का मुसलमान, जो बिजनौर का मुसलमान, जो सहारनपुर का मुसलमान उत्तराखंड के अंदर आ रहा है, उसके पास रोजगार कहाँ से आया? आप जिस व्यक्ति से सब्जी खरीदते हैं, जिससे बाल कटवाते हैं, जिससे आप बाइक रिपेयर करवा रहे हैं, जिससे आप अपना मकान बनवा रहे हैं, जिससे अपने घर की पुताई करवा रहे हैं, जिसके आप स्कूटर रिपेयर करवा रहे हैं, आपके मोहल्ले में घूमने वाला वो कबाड़ी, आपको लग सकता है कि वो बहुत मासूम है, लेकिन नहीं, ये सभी लोग एक बहुत बड़े संगठन का हिस्सा है। उत्तराखंड में आने से पहले इनके पास हमारी हर जगह की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, किस जगह पर क्या बिजनेस चल सकता है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर ये लोग उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करते हैं। इन शॉर्ट कहने का अभिप्राय ये है, इन लोगों का धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसलिए ये लोग किसी भी प्रोफेशन में प्रवेश करते हैं, वहाँ से स्थानीय युवाओं को बिल्कुल बाहर कर देते हैं। इसके दृष्टांत भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि किस प्रकार से ये लोग उत्तराखंड को खोखला कर रहे हैं, किस प्रकार से उत्तराखंड के युवाओं को ये पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, किस प्रकार से ये उत्तराखंड का युवा इनका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम उत्तराखंड के अंदर शिक्षा, रोजगार, उद्यमशीलता के साधनों को विकसित करना चाहते हैं, हम उत्तराखंड से पलायन को रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की आर्थिक शक्ति और उत्तराखंड की सामाजिक शक्ति कमज़ोर ना हो, उत्तराखंड के अंदर आर्थिक विषमता का वह दूषित चक्र शुरू ना हो, जिसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वीडियो में की थी। तो हमें आर्थिक और सामाजिक संगठन बनाने होंगे, हमें आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी होगी, हमें अपने सभी सदस्यों को आर्थिक मुद्दों के बारे में बारीक से बारीक जानकारी देनी होगी, हमें इस प्रकार की नेटवर्किंग करनी होगी, हमें नेटवर्क बनाना होगा कि उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड का एक आम व्यक्ति उत्तराखंड की आर्थिक योजनाओं के बारे में जागरूक हो। और जागरूकता ही पर्याप्त नहीं है, इसके बाद हमारी ये भी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे आर्थिक और सामाजिक संगठन उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारियों से योजनाओं के बारे में तमाम तरह के सवाल करें, उनकी सफलता, उनकी असफलता का मूल्यांकन आप ही अपने अपने मंचों के माध्यम से करें। मैं उत्तराखंड के उन सामाजिक संगठनों से भी कहना चाहता हूं जिन्होंने अपना अस्तित्व केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने तक सीमित रखा हुआ है, कि आप अपने सोचने का तरीका बदलिए। हमारी संस्कृति तभी बचेगी जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, जब हम सामाजिक रूप से मजबूत होंगे, तभी हमारी संस्कृति बचेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सांस्कृतिक कार्यक्रम, आप नाच गाना ना करवाएं, ठीक है, अगर आपका उसके अंदर कुछ इंटरेस्ट तो वो भी करवाइए, लेकिन अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में या जिन कार्यक्रमों को आप सामाजिक कार्यक्रम कहते हैं, उनके अंदर आर्थिक मुद्दों को जरूर उठाइए। आर्थिक और सामाजिक संगठनों की स्थापना, अपने सामाजिक संगठनों के स्वरूप में परिवर्तन, यह हमारे समृद्ध उत्तराखंड के लिए पहला कदम होगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उत्तराखंड का भविष्य, उत्तराखंड का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी सदस्य इस बात की गंभीरता को समझेंगे और अपने अपने स्तर पर सामाजिक और आर्थिक संगठनों से जुड़ेंगे और सरकार से विभिन्न प्रकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में सवालात करेंगे। अगर आप इस संदर्भ में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं तो उत्तराखंड बिजनेस काउंसिल uttaranchal-times.com आपका स्वागत करता है। आप हमारे सदस्य बने, आप वीडियोस के माध्यम से अपने सवालात हम तक भेजें, हम आपके उन सवालों को सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपके द्वारा पूछे गए सवालों का हम जवाब दिलवाने की कोशिश करेंगे। हम भी सवाल पूछेंगे, आप भी सवाल पूछेंगे।
उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार से आर्थिक नीति और योजनाओं के प्रति एक जागरूकता पैदा होगी, एक सशक्त, एक मजबूत उत्तराखंड का मार्ग प्रशस्त होगा। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको हमारे विचार थोड़ा भी अपील करते हो या आपको लगे कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं और हम उत्तराखंड का भला चाहते हैं, उत्तराखंड के युवा को हम खुशहाल देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस मंच का सदस्य बने, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अंत में एक बार फिर आपका आभार, आपका धन्यवाद।